हेलो यू ऑल, वेलकम टू स्किल बुक। पिछली बार हमने स्पीड एंड वेलोसिटी कंप्लीट कर लिया था, उसके कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। इनकेस कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज बताइए। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उसको कहते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे वर्क, कि वर्क क्या चीज रहती है। तो वर्क हमें हिंदी में पता है कार्य को कहते हैं, है ना। इंग्लिश में वर्क हो गया, ठीक है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, ये सारा कार्य है ना हम दोनों की लैंग्वेज में। आप बोलोगे हाँ सर पढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना। हम लिख रहे हैं या हम देख रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, वो सब कार्य की फॉर्म में आता है। पर एक भाई साहब ऐसे हैं, उनका नाम है साइंस, ठीक है। वो कहते हैं कि हम कार्य आपको तभी समझेंगे जब आपने किसी के ऊपर फोर्स लगाया और लगाने के बाद भी वो चला, यानी कि उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया। फोर्स लगाने पर किसी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया तो फिर हम क्या कह देंगे उसे, कि उसने काम किया। जैसे कि मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तो साइंस की लैंग्वेज में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, व्यर्थ खड़ा हूं, ठीक है। इस वजह से तो यहां पे दो चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। एक है हमारे पास फोर्स, दूसरा डिस्टेंस। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमने ये सब पढ़ लिया है ना। डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोल लो, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इस पेन पे फोर्स लगाया तो ये थोड़ा सा हिला, मतलब क्या, फोर्स लगाने पर ये अपनी जगह से हिला। कहने का मतलब क्या है, वर्क हो गया। अब हम यहां पे दो टर्म समझते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है। जैसे कि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये हिला, तो मैंने क्या है, वर्क डन इसके ऊपर किया। वर्क डन ऑन दी पेन हुआ इस बार, ठीक है। और किया किसने, किया मैंने, तो वर्क डन बाय मी। अब मैं अगर कोई काम करता हूं और मुझे सिस्टम की तरह ट्रीट किया गया है, सिस्टम और सराउंडिंग हम पिछली बार बात कर चुके हैं। मुझे अगर मेरे बारे में बात हो रही है, मैं कुछ काम करता हूं तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय दी सिस्टम। सिस्टम ने काम किया है, सिस्टम पे काम हो रहा है, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर ये पेन कोई काम करता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम। इस पेन के ऊपर काम होता है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया था ना, और ये सिस्टम है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया। अब ये लिख रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये काम कर रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम समझ आ रहा है, और वर्क भी समझ आ रहा है। तो दो लोगों से मिलकर वर्क बनता है। तो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास है फोर्स इनटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ऐसे डिनोट करते हैं, पिछली बार हमने बात कर ली थी इस बारे में। तो कितना फोर्स लगाया और कितना डिस्टेंस वो चला, वो उससे आ जाएगा हमारा वर्क। यहां से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं कि हम, यूनिट निकालना बहुत जरूरी रहता है। मैं तुम्हें पहले चैप्टर से ही बताता आ रहा हूं सबको कि यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिट अगर आपको पता है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मतलब है पर फिर भी काफी हद तक आसान हो जाता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, फोर्स की यूनिट रहती है न्यूटन। भाई साहब ने डिस्कवर किया था क्योंकि इसलिए न्यूटन होती है। स्पीड की यूनिट क्या होती है, सॉरी स्पीड नहीं है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो न्यूटन मीटर किसकी यूनिट हो गई, वर्क की, ठीक है। न्यूटन मीटर किसकी यूनिट हो गई, वर्क की। बात खत्म। ऐसे और भी इसकी यूनिट होती है, धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। तो वर्क समझ आ रहा है। कार्य, कार्य कब माना जाएगा विज्ञान की भाषा में, साइंस की भाषा में, जब कोई ऑब्जेक्ट चलेगा कब, जब फोर्स लगेगा। हम पढ़ चुके हैं नियम, न्यूटन के नियम है ना, कि जब तक किसी को छेड़ोगे नहीं तब तक वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अगर वो छिड़ा मतलब वो चला तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, यानी कि फोर्स और डिस्टेंस अगर है कहीं पे, यानी कि काम हो रहा है, ठीक है। यहां तक। अगला हमारे पास क्या है, पावर। वर्क समझ लिया, पावर क्या होता है। हम कोई काम कितनी तेज कर रहे हैं या कितनी धीरे कर रहे हैं। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहेंगे, पावर। अब जब हमने बात करी थी जहां जहां टाइम आता है वहां एक वर्ड यूज करते हैं ना, रेट। रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की दर, कि हम कितनी तेजी से उसको कर रहे हैं या कितने धीरे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा पावर हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, देखो, P इक्वल्स टू कार्य
करने की दर, W बाय टी। वर्क क्या हो गया, वर्क हमने बात कर ली है, वर्क डिवाइड बाय टाइम। अब यहां से देखो कि जितना ज्यादा टाइम लग रहा है आपको किसी काम करने में, मतलब टाइम बहुत ले रहे हो काम करने में, मतलब आप थोड़े से कम पावरफुल हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ऐसा होता है ना, इंजन जो है वो ज्यादा पावर उसको मिलती है तो वो स्पीड ज्यादा, एक्सेलरेट ज्यादा कर पाते हैं उस चीज को, मतलब यहां से वहां जाने में कम समय लगेगा। मतलब जितना पावरफुल इंजन उतना कम समय लगेगा। इसका उल्टा, अगर जितना कम पावरफुल इंजन उतना ज्यादा समय लगेगा। यहीं से आ रहा है वो कि पावर इक्वल्स टू W बाय टी, वर्क बाय टाइम, कार्य करने की दर इज पावर। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो इसकी हमने बात करी थी वर्क की, न्यूटन मीटर, अभी पीछे डिस्कस किया। टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो क्या हो गया न्यूटन मीटर सेकंड इनवर्स, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। पावर की यूनिट हो गई ये, और भी यूनिट होती है इसकी, देखेंगे अभी हम। ठीक है, तो पावर समझ आ रहा है। अगला है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी क्या है, कार्य, कार्य करने की दर, वर्क हो गया, पावर हो गया। अब कार्य करने की क्षमता, वो क्या है, एनर्जी। क्या हो गया, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, CAPACITY, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कि हम उस काम को कितनी देर तक कर सकते हैं। लेकिन यहां से ना तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। वर्क क्या है, कार्य, कोई काम तब मानेंगे जब किसी पे फोर्स लगाया और वो मूव किया। ठीक है, पावर क्या है, कार्य करने की दर, कि उस काम को आप कितना तेज कर सकते हो या कितना धीरे कर सकते हो। आप एक काम कर रहे हो, उस काम को कितना तेज कर सकते हो, कितना जल्दी जल्दी कर सकते हो, कितना धीरे धीरे कर सकते हो, वो आपकी दर है, तो वो आपकी पावर डिफाइन करेगी। अब उस काम को आप कितनी देर तक कर सकते हो, वो आपकी एनर्जी हो जाएगी। कार्य, कार्य करने की दर और कार्य करने की क्षमता, वर्क एंड पावर एंड एनर्जी। ठीक है, यहां तक एक काम आप कर रहे हो तब माना जाएगा काम करते हुए जब उस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा और वो, अब मान लेते कि मैंने ये बोर्ड जो है मैं इसको धकेल रहा हूं बहुत देर से, फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर, पर ये मूव नहीं कर रहा, तो साइंस की लैंग्वेज में मैं कुछ नहीं कर रहा, अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा मैं। ठीक है, जब तक ये मूव नहीं करता, मान लेते ये मूव कर गया मेरे फोर्स लगाने से, तो मैंने कुछ ना कुछ काम किया था। ठीक है, अब मैं इसको कितना जल्दी मूव करवा पाता हूं या कितना धीरे मूव करवा पाता हूं, वो क्या है, मेरी पावर। अब मैं पूरी रात, पूरे दिन, अगले दिन 4 दिन तक मैं इसको मूव ही करता रहता हूं, तो वो मेरा क्या हो गया, एनर्जी। आ रही कुछ बात समझ? तो तीनों चीजें मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए, वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, कार्य करने की दर और कार्य करने की क्षमता के बारे में थोड़ी थोड़ी फिर से हम बात करते हैं। वर्क की बात करी थी, वर्क क्या हो गया, कोई कार्य, तो उसको, उसकी यूनिट हमारी थी हमारी न्यूटन मीटर। ऐसी उसकी यूनिट एक और होती है, उसे बोलते हैं जूल। तो जूल इक्वल्स टू न्यूटन मीटर, जितने भी जूल हैं वो न्यूटन मीटर के बराबर है। जूल एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने ये वर्क वगैरह डिस्कवर किया, तो उसको इज्जत देने के लिए, ऑनर देने के लिए हमने जूल भी वर्क की यूनिट बता दी। किसके बराबर होता है, न्यूटन। मतलब 1 जूल अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब 1 न्यूटन मीटर की बात कर रहे हैं, मतलब 1 न्यूटन का फोर्स लगा होगा और वो भाई साहब 1 मीटर ही चले होंगे, तभी तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ 1 न्यूटन मीटर आएगा। ठीक है, मतलब 1 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया और वो भाई साहब 1 मीटर तक चल गए, तो हम कह देंगे कि 1 जूल का काम हुआ है। ठीक है, 1 यूनिट हो गई हमारे पास, नहीं है। ऐसे ही हम पावर के लिए बात कर लेते हैं। पावर 2-3 तरीके की होती है, जैसे कि मैकेनिकल पावर, ठीक है, एक होती है हमारी इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो वहां से एक यूनिट और आ सकती है हमारी वॉट। सुना है, बिजली आती है ना घर में, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर जो है इसकी यूनिट क्या हो गई, वॉट। बाकी दूसरे वाली जो मैकेनिकल थी वो हम उससे भी निकाल सकते हैं, फोर्स और टाइम का हमने एक पिछला फॉर्मूला देखा था। तो वॉट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ पावर। यहाँ पे एक और चीज है हमारे पास, जिसे बोलते हैं इफिशियंसी। तो इफिशियंसी के बारे में बात करते हैं कि इफिशियंसी क्या होती है, मतलब आप कितने इफिशिएंट हो, कितने कारगर हो, है ना, उस तरह से ही आ रहा है ये शब्द। कहने का मतलब क्या है कि आप पे कितने पैसे फूके गए और आपने उससे कितने बना के दिए, उसके हिसाब से पता चलेगा कि आप कितने एफिशिएंट हो। मतलब क्या, उस पे हमने कितना काम किया और उसने हमें कितना काम दिया,
कि हमने इतने खर्च करे उस पे, इतना इनपुट उसे दिया, उसके बेसिस पे हमें उसने कितना आउटपुट दिया, उन दोनों का रेशियो कहलाता है इफिशिएंसी। ठीक है, जितनी ज्यादा बड़ा नंबर ये होगा उतना ज्यादा वो इफिशिएंट है। तो क्या हो गया, इफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, ये किसी भी टर्म्स में बात कर सकते हैं हम, मतलब किसी भी फील्ड में हम बात कर सकते हैं, कितना उस पे इनपुट दिया, फिर कितना उससे आउटपुट मिला, उससे हम उसकी वो कितना इफिशिएंट है, कितना कारगर है, पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनपुट इसको रेशियो में अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इफिशिएंसी परसेंटेज आ जाएगा हमें हमारा, यानी कि परसेंटेज ऑफ इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी को ज्यादातर हम परसेंटेज में ही बताते हैं कि ये 50% इफिशिएंट है, मतलब भाई साहब पे 100 रुपए फूकोगे तो 50 का काम करके दे देंगे। नथिंग इज 100% इफिशिएंट। कोई सी मशीन ऐसी नहीं है जिसपे आप 100 रुपए फूको और आपको 100 रुपए उससे मिल जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस हमेशा होंगे ही, नेचर का नियम है। जितनी रोटी खाओगे ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ही डाइजेस्ट हो जाएगी, कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे हम, उससे हमें एनर्जी मिलेगी बाकी के काम करने के लिए। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट कभी बराबर नहीं हो सकता, हमेशा कुछ ना कुछ लॉसेस रहेंगे ही। इसलिए इफिशिएंसी 50 से 60 से ऊपर होती है, 70 से ऊपर होती है तो हम मान लेते हैं कि मशीन अच्छी है। 100% तो हो नहीं सकती कभी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इफिशिएंसी से। पावर की बात कर लिया, पावर की बात कर लिया, एक एनर्जी रह गया हमारे पास। एनर्जी की भी यूनिट हमने डिफाइन कर ली थी। अब एनर्जी जो है वो बहुत अच्छा, एनर्जी की यूनिट हम जूल यूज कर सकते हैं, जूल ने डिस्कवर किया था तो जूल यूज कर सकते हैं इसको भी। अब बहुत कई तरीके की एनर्जी होती है, क्या बोलते हैं उसे, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के प्रकार किस किस तरह से एग्जिस्ट करती है। लाइट एनर्जी है हमारे पास, ठीक है, कोई चीज घूम रही है उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, कोई चीज चल रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। कोई चीज रुकी हुई है तो कौन सी है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, बहुत तरह की एनर्जी हो सकती है। हम दो के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। दो है हमारे पास, एक है काइनेटिक, दूसरा है पोटेंशियल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ना मैकेनिकल बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी, जब कोई व्यक्ति, या व्यक्ति को हटा के यूज करते हैं हम शब्दावली, ऑब्जेक्ट, जब कोई बॉडी सिस्टम यूज कर लेते हैं, जब कोई सिस्टम चल रहा है, मूविंग है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। जब वो रुक गया तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। स्टेशनरी वर्ड यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, अगर कोई स्टेशनरी है तो उसके पास पोटेंशियल, कोई मूविंग है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहां तक मान लेते हैं कि ये बोर्ड अभी यहां पे रुका हुआ है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखो डिफाइन अगर करना चाहे तो उसकी पोजीशन की वजह से उसकी क्या एनर्जी है। ठीक है, अर्थ के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि अर्थ से वो कितना ऊपर या कितना नीचे है, उसके बेसिस पे हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। देखो निकालने के लिए फॉर्मूला भी है हमारे पास, फॉर्मूला है mgh। अब तुम लोग इतने समझदार हो चुके हो कि m तुम्हें पता है मास होता है, मास, फिर से बोलो, ठीक है, ये मास होता है। उसके बाद g जो है हमारे पास, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। ये भी तुम बड़े जान चुके हो, सियाने हुए हो। अच्छा, ये क्या है, हाइट, कि अर्थ से वो कितनी हाइट पे है। मान लेते हैं कोई 10 मीटर की हाइट पे है, ठीक है, तो बोलेगा भाई साहब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ जरा कितनी है। वहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9mgh। हाइट कितनी है 10, जी कितना है 9.8। अब बोलो भाई मास तो बताओ, चलो 100 किलो का है, ठीक है, मेरे जैसा, तो फिर क्या हो जाएगा ये 9800। ये हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पे 10 मीटर की हाइट पे रुका हुआ है। अगर मैं इसको नीचे ले आता हूं तो ये नंबर कम हो जाएगा, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो ये नंबर बढ़ जाएगा। मतलब क्या, हाइट जैसे जैसे बदलेगी, मास तो बदलता नहीं, हमने बात कर रखी है। और ये धरती माता भी बड़ी मतलब सबको एक नजर से देखती है, 9.8। तो जैसे जैसे हाइट बदलती जाएगी वैसे वैसे उसकी एनर्जी बदलती जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी समझ आ रहा है, mgh के फॉर्मूले से हम इसको, mgh है, mdh नहीं है, ठीक है, mgh।
ठीक है। जी m इज मास, फिर से बोलो, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज हाइट। हो जाएगा यहां तक। अगला हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या चीज होती है? हमने बात करी जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसकी हाइट तो बताना बहुत मुश्किल है। ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, सीधा ऊपर भी जा सकता है, मतलब हाइट तो वेरिएंट होगी। तो मूव करने समय कुछ ना कुछ वो अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो वेलोसिटी होती है इसके अंदर हाफ mv²। ये सब निकालने के लिए ना डेरिवेशन भी होती है प्रॉपर, पर तुम्हारे सिलेबस में उतना कुछ है नहीं, वरना हम ये फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। अभी सीधा सीधा बताया जा रहा है इसलिए तुम्हें। क्या है? हाफ mgh। m तुम्हें फिर से पता है मास है, v इज दी वेलोसिटी, v इज दी वेलोसिटी। तो यहां पे हम यूज कर लेंगे हाफ mgh। मान लेते हैं कि ये यही वाला ऑब्जेक्ट, चलो ये इसकी बात, ये यही हमारे फंदे में आ रखा है, 10 की वेलोसिटी से चल रहा है। वेलोसिटी का फॉर्मूला पता था? कुछ याद है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो वहां से यूनिट आएगी उसकी मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये भाई साहब मूव कर रहे हैं। तो क्या करें, यहां डालते हैं हाफ इंटू, वही भाई साहब है इसलिए 100 किलो ले लिया, इंटू वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर, हाफ इंटू 100 इंटू 100, 10 का स्क्वायर 100, ये कितना हो गया 1 2 3 4, 4 जीरो आ गए, डिवाइड बाय 2 5, 5000 उसकी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। जूल जूल दोनों के आगे हम लगा सकते हैं बिकॉज इट इज एनर्जी। ठीक है, और यहां से भी यूनिट निकल जाएगी, देखो इसकी यहां से भी तो निकाल सकते हो यूनिट। क्या हो जाएगा? मास की केजी और वेलोसिटी की यहां से बात करी तो केजी मीटर पर ऐसे करके निकाल लेंगे, हो जाएगा। तो बड़ा आसान है ना। ऐसे यहां से भी निकल जाएगी mgh। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यूनिट मीटर पर सेकंड नहीं होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो हमने वर्क करा कि वर्क क्या चीज रहती है, फॉर्मूला उसका, यूनिट उसकी। ठीक है, उसके बाद पावर करा कि पावर किसे कहते हैं, उसकी यूनिट क्या रहेगी। उसके एक दो टाइप, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में हम यूज करते हैं तो वॉट आ जाएगा, मैकेनिकल में हम यूज करते हैं तो दूसरी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, बाकी अगर डिटेल में कभी पढ़ना हो तो बात करेंगे। आगे हम एनर्जी की बात कर सकते हैं। एनर्जी में हमने 2 तरह की बात करी कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज और सीख लेते हैं, इसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है कि एनर्जी ना कि कभी बनाई जा सकती है, ना ही कभी बनाई जा सकती है और ना ही कभी खत्म की जा सकती है। इसको केवल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है या एक चीज से दूसरी चीज में बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं अब लाइट जलाऊंगा फॉर एग्जांपल, तो कैसे? स्विच ऑन करना पड़ेगा, स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रॉन भागेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह का प्रोसीजर है वो छोड़ो। ठीक है, मतलब क्या? बिजली की एनर्जी ने लाइट के पास पहुंचकर, ट्यूबलाइट के पास पहुंचकर उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट हुई होगी? उसका कुछ ना कुछ प्रोसीजर होगा। अब देखो मैंने ना स्विच दबाया, स्विच दबाते समय भी ना कुछ कोई सी एनर्जी लगी होगी, मसल की एनर्जी लगी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी लगी। तो यहां पे क्या हुआ? मैकेनिकल एनर्जी से मैंने दबाया स्विच, फिर वो एनर्जी गई, वो बदली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और वहां से वो लाइट एनर्जी में बदल गई। ठीक है, ये थोड़ा सी छोटा सा एग्जांपल है। कहने का मतलब क्या है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में हमेशा कन्वर्ट होते ही है, कभी भी इसको बना नहीं सकते या इसको बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी के पैसे क्यों दे रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के पैसे दे रहे हैं बस। ठीक है, ना बना रहे ना बिगाड़ रहे हैं, फ्लो के पैसे हैं, कहीं ना कहीं से बन रही है। वाटर एनर्जी बनाते, वाटर से बनाते हैं हम, न्यूक्लियर से बनाते हैं हम, हाइड्रो हो गया हाइड्रो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा कुछ रह नहीं गया सिलेबस में, कंप्लीट कर लेंगे और फिर तुम बताना क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।